नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो न सिर्फ आपको हैरान कर देगी बल्कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच हुई एक ऐसी मीटिंग की जिसने दुनिया के राजनीतिक नक्शे को हिलाकर रख दिया। ये मीटिंग न सिर्फ एक झगड़े में बदल गई बल्कि इसने ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया। अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर क्या हुआ था उस मीटिंग में और कैसे ये घटना दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर को बदलने वाली है, तो ये वीडियो आखिरी तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। ऐसा झगड़ा मानो कोई रियलिटी टीवी शो चल रहा है। यहां पर सीधा सीधा आरोप लगाया जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप एक रशियन एजेंट है। कोड नेम ग्रासनोदर के बारे में बताया जाता है कि ट्रंप को 40 साल पहले एक रशियन एसेट के रूप में आइडेंटिफाई किया गया था। यहां पर हफ्ता वसूली की जा रही है कि सारा आधा पैसा हमें दे दो, अगर हमसे प्रोटेक्शन चाहते हो तो। दूसरे देशों को धमकाओ, ब्लैकमेल करो, उनके रिसोर्सेस छीनने की बात करो या सीधे तौर पर उन्हें कॉलोनाइज करने की बात करो। 28 फरवरी 2025 को व्हाइट हाउस में अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोडिमिर जेलेंस्की के बीच मीटिंग चल रही थी। वहां यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस भी साइड में बैठे थे और साथ ही ढेर सारा मीडिया मौजूद था। सब कुछ कैमरे के जरिए लाइव ब्रॉडकास्ट किया जा रहा था। वहां पीछे व्हाइट हाउस के खाने के लिए प्लेट लगा रहे थे और इसी बीच यहां कुछ ऐसा होता है जो आज तक मॉडर्न डिप्लोमेटिक हिस्ट्री में कभी नहीं देखा गया है। You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. ऐसा झगड़ा मानो कोई रियलिटी टीवी शो चल रहा हो। यह मीटिंग अब इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी क्योंकि अब से ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स और दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर बदलने वाला है। दुनिया के सबसे अमीर ओलिगार्क एलन मस्क कह रहे हैं कि अमेरिका को यूनाइटेड नेशंस और नेटो से विड्रॉ कर लेना चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से यूएस से पहले ही बाहर निकल चुका है और अपने दशकों पुराने दुश्मन रशिया की तरफ नजदीकियां बढ़ा रहा है। ट्रंप का अमेरिका हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि कुछ लोग तो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पुतिन के एजेंट हैं। इस पूरे मसले को गहराई से समझने के लिए पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं। 24 फरवरी 2022 की बात है जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया। इसके बाद शुरू हुई रशिया यूक्रेन की वॉर। कुछ लोग इस वॉर शब्द को लेकर यहां पर एज्यूम करते हैं कि दोनों साइडों की तरफ से युद्ध किया गया हो, लेकिन ऐसा नहीं है। यह एक साइडेड इन्वेजन था। यूक्रेन युद्ध पर सिर्फ अपने देश को डिफेंड करने के लिए गया, जबकि रशिया युद्ध पर जमीन और रिसोर्सेस हड़पने के लिए गया। इस असली कारण को छिपाने के लिए रशियन प्रोपेगेंडा चलाया गया। असली कारण यहां पर सिर्फ कॉलोनियलिज्म था। इस इन्वेजन की शुरुआत में रशियन फोर्सेस बड़ी तेजी से आगे बढ़े और यूक्रेन के नॉर्थ और ईस्ट के हिस्सों पर कब्जा कर लिया। रिस्पांस में अमेरिका, यूरोपियन देश और उनके कई सारे एलाइज ने यूक्रेन के फेवर में आवाज उठाई। रशिया के खिलाफ ग्लोबल लेवल पर सैंक्शंस लगाए गए और यूक्रेन को हथियार प्रोवाइड करने शुरू किए। इन सभी देशों की मदद के चलते सितंबर 2022 तक आते आते यूक्रेन काफी हद तक रशिया को पीछे धकेलने में सफल रहा। लेकिन इसके बाद इस युद्ध में एक स्टेलमेट सी सिचुएशन बन गई। नक्शे पर देखिए, लगभग जितना एरिया सितंबर 2022 में यूक्रेन और रशिया के कंट्रोल में था, आज के दिन भी उतना ही एरिया इन दोनों देशों के कंट्रोल में है। पिछले 3 सालों से लड़ाई जारी है। दोनों साइडों पर लाखों लोग मर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन अपने देश के बचे हुए हिस्से पर वापस कंट्रोल नहीं जमा पा रहा है और ना ही रशिया आगे यूक्रेन की बची हुई टेरिटरीज पर कब्जा जमा पा रहा है। इन 3 सालों से अमेरिका और यूरोपियन देशों की स्ट्रैटेजी यही रही है कि हम इस वॉर में इंटरफेयर नहीं करेंगे, अपने सोल्जर्स नहीं भेजेंगे, लेकिन यूक्रेन को हथियार प्रोवाइड करेंगे, पैसा देंगे और सैंक्शंस लगाएंगे। यूक्रेन और वेस्टर्न एलाइज की पोजीशन भी यही रही है कि यह युद्ध तब तक नहीं रुकेगा जब तक यूक्रेन देश की अपनी सारी टेरिटरी उसे वापस नहीं मिल जाती जो वॉर से पहले उसकी थी। लेकिन 2024 में अमेरिका में इलेक्शन होते हैं और डोनाल्ड ट्रंप पावर में आते हैं। ट्रंप ने अपनी इलेक्शन कैंपेन में ही कहा था कि वो प्रेसिडेंट बनते ही एक दिन में रशिया यूक्रेन वॉर रोक देंगे। Since I pledged to swiftly end the war in Ukraine, so when I say end it, you can get that. I will have that settlement done within 24 hours. अब वो किसी भी हालत में इस युद्ध को रोकना चाहते हैं।
इसी चीज को लेकर ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में यह मीटिंग हुई थी। यूक्रेन कहता है कि हमें कोई शौक नहीं है युद्ध लड़ने का, लेकिन हमें गारंटी चाहिए कि अगर अभी हम इस युद्ध को रोक देते हैं तो रशिया सीज फायर के बाद दोबारा से हमारे देश पर हमला नहीं करेगा। इस चीज के लिए कुछ गारंटीज और सिक्योरिटीज अमेरिका को देनी चाहिए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस सवाल को इग्नोर करना चाहते हैं। ट्रंप दूसरी तरफ यूक्रेन से कहते हैं कि क्योंकि हम तुम्हें इतना सारा पैसा और इतने सारे हथियार प्रोवाइड कर रहे हैं, तुम अपने देश के सारे नेचुरल रिसोर्सेज का 50% रेवेन्यू हमारे देश को दे दो। मजाक नहीं कर रहा, एक्चुअली में डोनाल्ड ट्रंप ने यही प्लान प्रपोज किया है। यूक्रेन को वो चाहते हैं कि सारा ऑयल, गैस, कॉन्ट्रैक्ट, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी कुछ यूक्रेन के देश में है, नेचुरल रिसोर्सेस में उसका आधा हिस्सा अमेरिका को मिल जाए। टेलीग्राफ अखबार ने इस डील को यूक्रेन के इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन के रूप में डिस्क्राइब किया है। द इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने तो यह तक कह दिया कि ट्रंप सीधा सीधा प्रोटेक्शन मनी मांग रहा है, किसी माफिया की तरह। यहां पर हफ्ता वसूली करी जा रही है कि सारा आधा पैसा हमें दे दो अगर हमसे प्रोटेक्शन चाहते हो तो। जाहिर सी बात है, कोई भी समझदार पॉलिटिशियन अपने देश के आधे रिसोर्सेस इस तरीके से बिकने नहीं देगा। तो जेलेंस्की ने भी इनिशियल एग्रीमेंट पर साइन करने से मना कर दिया। इन्होंने कहा कि मैं कोई ऐसी चीज साइन नहीं करूंगा जिसकी भरपाई यूक्रेनियंस की आने वाली 10 पीढ़ियों को करनी पड़े। रिस्पांस में डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए और पब्लिकली जेलेंस्की को डिक्टेटर कहने लगे। A dictator without elections. Zelensky better move fast or he's not going to have a country left. Got to move fast. सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहने लगे, बेटर मूव फास्ट या तुम्हारे पास कोई देश नहीं बचेगा। इसी के बाद ही था कि जेलेंस्की व्हाइट हाउस जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग करने के लिए और इस मिनरल्स डील पर और चर्चा करने के लिए। यही होती है 28 फरवरी की यह मीटिंग। सब कुछ कैमरा के सामने लाइव ब्रॉडकास्ट पर शुरू के आधे घंटे तो मीटिंग ठीक ठाक चलती है, लेकिन फिर उसके बाद सिचुएशन बदलने लगती है। जेलेंस्की कहते हैं कि पुतिन ने सीजफायर को 25 बार तोड़ा है, कैसे भरोसा किया जा सकता है उन पर। Just ceasefire will not never work. Before my presidency, from the 2014, Putin broken 25 times his own signature. 25 times he broken. ट्रंप के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। वो बस कहते हैं, लेकिन मेरे साथ पुतिन एग्रीमेंट नहीं तोड़ा है। साइड में बैठे वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने कहा कि शांति का रास्ता डिप्लोमेसी के जरिए ही निकलेगा। The path to peace and the path to prosperity is maybe engaging in diplomacy. जवाब में जेलेंस्की वो सारे इंसिडेंट गिनाने लगते हैं जब जब पुतिन ने एग्रीमेंट तोड़ा है। But during 2014, nobody stopped him. He just occupied and took. He killed people, you know. यूक्रेन एक समय पर दुनिया की 3rd लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर होता था। इनके पास ढेर सारे न्यूक्लियर हथियार थे। यह इकलौता देश बना जिसने अपने न्यूक्लियर हथियारों को वॉलंटरी गिव अप कर दिया। बुडापेस्ट मेमोरेंडम साइन किया गया था, जिसमें रशिया, यूएसए और यूके ने साइन करके कहा कि यूक्रेन अपने हथियार गिव अप कर रहा है, लेकिन अगर कोई भी देश यूक्रेन के खिलाफ अग्रेशन करेगा तो ये तीनों देश यूक्रेन को प्रोटेक्ट करने आएंगे। ऑब्वियसली आज के दिन ये एग्रीमेंट किसी काम का नहीं रहा। इस मीटिंग में कम से कम 10 बार जेलेंस्की ने थैंक यू बोला था। कुछ देर बाद जेलेंस्की को व्हाइट हाउस से जाने को बोल दिया जाता है। मिनरल डील को साइन नहीं किया जाता और दोनों प्रेसिडेंट्स के लिए शेफ ने जो खाना सजाया था वो सजा का सजा रह जाता है। मीटिंग के बाद ट्रंप सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहते हैं, जेलेंस्की शांति के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने ओवल ऑफिस में अमेरिका का अपमान किया है। जब वह शांति के लिए तैयार हो तब वह वापस आ सकते हैं। जेलेंस्की ने जवाब में ट्वीट किया, जिसमें बार बार उन्होंने सार्कास्टिकली थैंक यू लिख रखा था। कई सारे यूरोपियन देशों के लीडर्स इसके बाद जेलेंस्की के सपोर्ट में पोस्ट करते हैं और जेलेंस्की सबको जवाब में थैंक यू लिखते हैं। असल में ट्रंप का जेलेंस्की के प्रति अग्रेशन कुछ हफ्तों पहले ही शुरू हो गया था। जब तक जो बाइडेन प्रेसिडेंट रहे थे, यूएस के यूक्रेन को अनकंडीशनल सपोर्ट मिल रहा था। लेकिन जैसे ही ट्रंप नए प्रेसिडेंट बने, सऊदी अरेबिया में वो यूएस ऑफिशियल्स और रशियन ऑफिशियल्स की एक मीटिंग कराते हैं यूक्रेन पर बात करने के लिए, लेकिन उसमें यूक्रेन को बीच में इवॉल्व ही नहीं किया जाता। इसके बाद 24 फरवरी 2025 को जब यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में रशिया के खिलाफ रेजोल्यूशन पर वोट किया जाना था,
तो वहीं पर ही एक बड़ी हैरान कर देने वाली चीज देखने को मिली थी। जहां एक तरफ दुनिया के बाकी सारे देशों ने या तो यूक्रेन के सपोर्ट में या न्यूट्रल होकर अपना वोट दर्ज किया था, वहीं अमेरिका ने पहली बार रशिया और नॉर्थ कोरिया के साथ मिलकर यूक्रेन के खिलाफ वोट किया। यह 100 सालों में शायद पहली बार था जब यूएसए और रशिया किसी यूनाइटेड नेशंस के वोट पर एक साइड हो और दुनिया के ज्यादातर बाकी देश दूसरी साइड हो। जाहिर सी बात है, सवाल यहां पर उठता है, आखिर ट्रंप ऐसा कर क्यों रहा है? कहां है इसके पीछे? दो बड़े कारण बताए जाते हैं। पहला है ट्रंप का जेलेंस्की को पसंद नहीं करना और दूसरा है ट्रंप का रशियन कनेक्शन। सही सुना आपने, यहां पर सीधा सीधा आरोप लगाया जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप एक रशियन एजेंट है। 2019 में अमेरिका के पार्लियामेंट ने ट्रंप को यूएस इलेक्शंस में फॉरेन पावर्स को इवॉल्व करने के आरोप में इंपीच किया था। ट्रंप पर आरोप था कि उन्होंने इलेक्शन में जीतने के लिए यूक्रेन की मदद लेने की कोशिश की थी। ट्रंप ने उस वक्त जेलेंस्की पर दबाव बनाने की कोशिश की थी कि यूक्रेन की सरकार जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन को इन्वेस्टिगेट करे। हंटर बाइडेन एक यूक्रेनियन एनर्जी कंपनी के बोर्ड में थे जिसके खिलाफ यूक्रेन में जांच चल रही थी। ओबामा सरकार के दौरान जब जो बाइडेन वाइस प्रेसिडेंट थे तो उनके दबाव के बाद यूक्रेन के प्रोसिक्यूटर जनरल को करप्शन के आरोपों पर हटा दिया गया था और इसके बाद ही था कि हंटर बाइडेन की कंपनी की जांच रुक गई थी। लेकिन 2019 के आसपास ट्रंप ने जेलेंस्की को कॉल करके कहा था कि यह जांच क्यों रोकी गई और इस जांच को दोबारा से शुरू किया जाए। उस वक्त भी जेलेंस्की को ब्लैकमेल करने के लिए ट्रंप ने करोड़ों रुपए की मिलिट्री एड रोक दी थी यूक्रेन को। हालांकि बाद में यूक्रेन को यह मदद मिल ही गई थी अमेरिका की तरफ से, लेकिन इसके लिए जेलेंस्की की सरकार को कई बार मिन्नतें करनी पड़ी थी। जब यह चीज सामने आई तो ट्रंप को इंपीच किया गया। ट्रंप ने अपने इंपीचमेंट का ब्लेम जेलेंस्की पर डाला था। यह तो हुआ पहला कारण, लेकिन दूसरा कारण इससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है। रशिया की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी केजीबी, एक फॉर्मर केजीबी के मेजर यूरी शेवचेंको जो 1980 में वॉशिंगटन में पोस्टेड थे, उन्होंने आरोप लगाया है कि ट्रंप को 40 साल पहले एक रशियन एसेट के रूप में आइडेंटिफाई किया गया था। इस आर्टिकल में आप देख सकते हो क्या लिखा गया है। कुछ लोगों को तब रिक्रूट किया गया था जब वह सिर्फ स्टूडेंट्स थे और बाद में वो इंपॉर्टेंट पोजीशंस तक पहुंचे। ट्रंप भी उनमें से ही एक थे। यूरी ने बताया कि ट्रंप पहली बार 1977 में रशियन इंटेलिजेंस के रडार पर आए थे जब उन्होंने अपनी पहली पत्नी इवाना जेलनिकोवा से शादी की थी। ये एक चेक मॉडल थी और तभी से ट्रंप चेकोस्लोवाकिया और केजीबी के टारगेट बन गए। 3 साल बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रैंड हायत न्यूयॉर्क होटल खोला और इसके लिए 200 टेलीविजन सेट सेमियन किसलिन से खरीदे, जो केजीबी के लिए एक स्पॉटर एजेंट के रूप में काम कर रहे थे। इन्होंने ही ट्रंप को एक पोटेंशियल एसेट के रूप में आइडेंटिफाई किया। इसके बाद ट्रंप और इवाना पहली बार मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग जाते हैं और यूरी के अनुसार यहीं पर ही केजीबी ने एक चार्म ऑफेंसिव किया। ट्रंप को केजीबी के टॉकिंग पॉइंट्स दिए गए, उन्हें फ्लटर किया गया और उन्हें कहा गया कि पॉलिटिक्स में उन्हें जाना चाहिए। इस रशियन एजेंसी ने कहा कि वह एक दिन जरूर यूएस प्रेसिडेंट बनेंगे। यूएस लौटने के तुरंत बाद ही ट्रंप ने अमेरिका के मेन अखबारों में फुल पेज एडवर्टाइजमेंट दी, जिनमें यूएस फॉरेन पॉलिसी पर सवाल उठाए गए। इसके एकदम बाद ही उन्होंने प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशंस की ऑप्शंस को तलाशना शुरू कर दिया था। यानी ये इसी वक्त से इंटरेस्टेड हो गए थे कि ये पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं। साल 2012 ट्रंप ने 2 बार पहले कोशिश करी थी 2016 के इलेक्शन से पहले प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशंस में खड़े होने की, और 2016 में जब यह पहली बार इलेक्शन जीतकर प्रेसिडेंट बने भी, तब भी रशिया पर ट्रंप को जिताने के लिए प्रोपेगेंडा करने का आरोप लगा था। कई सारी यूएस गवर्नमेंट की इन्वेस्टिगेशंस ने इस बात के ठोस सबूत दिए हैं कि रशिया ने 2016 की यूएस इलेक्शंस में इंटरफेयर किया था, जिसकी मदद से ट्रंप ने उन इलेक्शंस को जीता। रशियन ट्रोल फार्म्स, जिन्होंने लाखों डॉलर्स खर्च किए, फेसबुक पर प्रोपेगेंडा चलाया और ट्रंप को जिताने में मदद की। लेकिन दिक्कत यह है कि बाकी दुनिया के देशों के लिए भी ट्रंप आज के दिन एक बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं, और इसके पीछे कारण है नियोकोलोनियलिज्म। जिस तरीके की एक्सप्लॉयटेटिव मिनरल्स डील यहां पर यूक्रेन को दी जा रही है, वैसी ही सोच ट्रंप ने दिखाई है दुनिया के बाकी देशों के प्रति भी।
डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर दूसरे देशों पर कब्जा करने की बात करी है। कभी ग्रीनलैंड को खरीदने की बात करी जाती है, तो कभी पनामा कैनाल पर दोबारा अमेरिकन कंट्रोल बनाने की बात करी जाती है। ट्रंप ने बार बार कनाडा के देश को कॉलोनाइज करने पर भी मजाक बनाया है, यह कहते हुए कि यह अमेरिका की 81वीं स्टेट बन जाएगा। इसके अलावा वो प्लेन में गाजा को खरीदने की बात करते हैं। इजराइल प्लेन युद्ध का उनका सल्यूशन है कि 20 लाख पैलेस्टीनियन को गाजा से हटा दो, उन्हें किसी और देश में बसा दो और गाजा में बनेंगे 5 स्टार होटल्स और लग्जरी गाड़ियां सड़कों पर घूमेंगी। ऐसा अप्रोच कमजोर देशों के खिलाफ शॉर्ट टर्म विक्ट्री तो दिला सकता है, लेकिन अमेरिका इसमें अपनी खुद के फेलियर के ही बीज बो रहा है। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन के आर्टिकल द बैड इकोनॉमिक्स ऑफ बुलिंग के हिसाब से बुली करने का यह जो अप्रोच है, अमेरिका के खुद के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि बुली करने वाले जिनको बुली करते हैं उनको अपने से दूर धकेल देते हैं। ट्रंप आज के दिन सारे अमेरिका के पुराने एलाइज के प्रति इसी तरीके से बिहेव कर रहे हैं। कभी यूरोपियन देशों पर टैरिफ लगाने की बात करी जाती है, तो कभी इंडिया पर। हर छोटी चीज पर दूसरे देशों को धमकाना और ब्लैकमेल करना यहां पर चल रहा है। अगर कोई देश नहीं मानता तो उन पर टैरिफ लगाने की बात करी जा रही है। लॉन्ग टर्म नुकसान इससे यूएस को क्या होना है, यह चीज आप बड़े क्लियरली देख सकते हो। बाकी सारे देश जब देखेंगे कि यूएसए उनको इस तरीके से ट्रीट कर रहा है, तो उन सब के बीच में यूनिटी देखने को मिलेगी। ऑलरेडी जेलेंस्की की इस घटना के बाद यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, यूके, आयरलैंड, कनाडा, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नेदरलैंड्स, पोलैंड, स्पेन, इटली और बहुत से देश साथ में आते हुए दिख रहे हैं। यूरोप में एक नया कंसेंसस बन रहा है कि यूरोप अब यूएसए पर डिपेंड नहीं कर सकता। अमेरिकन कंपनियों को बॉयकॉट करने की मांग उठ रही है और बात चल रही है कि कैसे यूरोपियन यूनियन वाइड एक यूरोप की आर्मी बनाई जाए। बाकी कुछ देश ट्रंप को टॉलरेट करने के लिए नई स्ट्रेटेजी भी बना रहे हैं। एक स्ट्रेटेजी है स्ट्रेटेजिक इवेजन, यानी कि प्रिटेंड करना कि हमने ट्रंप की बात मान ली है, लेकिन एक्चुअली में उस बात को टालते रहो। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जहां अमेरिका एक सुपर पावर बन के उभरा था, दुनिया में अलग अलग इंस्टीट्यूशंस, यूनाइटेड नेशंस से लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसों की स्थापना करी, एक लीडिंग रोल निभाया। आज अमेरिका की ये रेलिवेंस खत्म होती जा रही है, इसलिए जियोपॉलिटिकली यहां पर एक वैक्यूम भी बन रहा है। इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को कौन लीड करेगा? जरूरत है कुछ बड़े देशों को यहां पर लीडरशिप की राह अपनाने की। सभी एशियन, अफ्रीकन और साउथ अमेरिकन देशों के साथ डाइवर्स इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स बनाई जाए। और यह सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी ही नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है हर अच्छे देश की, हर अच्छे लीडर की, कि दुनिया के सभी छोटे देशों को प्रोटेक्ट किया जाए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो ये न्यू कॉलोनियलिज्म दुनिया के सभी छोटे देशों को बर्बाद करके रख देगा और दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 की राह पर ले जाएगा। उम्मीद करता हूं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो दोस्तों, ये थी वो कहानी जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच हुई ये मीटिंग न सिर्फ एक झगड़े में बदल गई, बल्कि इसने दुनिया के राजनीतिक समीकरणों को हिलाकर रख दिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।